तो आज हम लोग बात करेंगे इम्प्योरिटीज़ के बारे में कि इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, उनका सोर्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेशन। आज हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में। तो इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले इम्प्योरिटी हमारे ऐसा कोई भी फॉरेन मटेरियल, कोई भी फालतू का चीज़ होता है जो हमारी प्रिपरेशन में आ गया तो उसके बाद उसको यूज़ कर नहीं सकते हम लोग, फिर वो खराब ही मानी जाएगी। ठीक है, तो पहली लाइन क्या होती है? अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को हम लोग इम्प्योर तब बोलेंगे जब उसमें कोई फॉरेन मटेरियल आ जाएगा। अब फॉरेन मटेरियल क्या होता है? कोई भी बाहर का चीज़, मानिए आपकी एक दाल है, दाल में कोई भी चीटा आ गया, वो हमारा फॉरेन मटेरियल हो गया। अब उसको आने के बाद आप दाल को खाएंगे तो है नहीं, तो क्या होगा? वो फॉरेन मटेरियल जो आने के बाद आप जो कंपाउंड उसको यूज ना कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी। अब प्योर केमिकल कंपाउंड रिफर, हमारा जो प्योर केमिकल कंपाउंड है हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी फॉरेन मटेरियल ना आया हो, आपकी दाल बिल्कुल अच्छी हो। इम्प्योरिटीज आर सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, ये हमारे स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, पर क्या करते हैं? पूरा जो प्रिपरेशन है उसको डर्टी कर देते हैं, खराब कर देते हैं, उसको फिर हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वह एग्जाम्पल दिया ना आपको, आपकी दाल थी, उसमें चीटा छोटा सा गिर गया, तो क्या वो इम्प्योर हो गया? प्योर तो रहा नहीं। अब उसको आप एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, खाएंगे तो है ही नहीं उसको आप अब। ठीक है, अब प्योरिफिकेशन ऑफ केमिकल इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। जो केमिकल्स का जो प्योरिफिकेशन होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है हमें। ठीक है, तो क्या करते हैं? जो सब्सटेंस होते हैं इनको प्योरीफाई करते हैं, या तो सस्ता होता है तो पूरा प्योरीफाई कर लेते हैं, अगर कुछ कुछ महंगा पड़ जाता है तो हम लोग उसको उतना ही प्योरीफाई करते हैं जितना हमें नीड होती है। ठीक है, ज़्यादा करते हैं तो उसको वेस्ट ऑफ टाइम, मटेरियल का वेस्ट, ऑफ मनी का वेस्ट माना जाता है। इन सच केसेस इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट, बहुत से केस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या करते हैं हम लोग इम्प्योरिटी को पूरी तरह नहीं निकाल पाते हैं। बहुत सारे प्रयास करते हैं हम लोग, फिर भी नहीं निकलती जब इम्प्योरिटी, तो क्या करते हैं? उसको कम से कम इतना प्योरीफाई कर देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करने लायक हो जाए। फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब लिमिट्स फॉर फिजियोलॉजिकल हार्मफुल कंपाउंड प्रेजेंट इन सब्सटेंस। जो हमारी फार्माकोपिया होती है उसने बहुत सारे ऐसे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस दे रखे हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस दे रखे हैं जिसमें क्या होता है, बताया गया है कि हमें किस कंपाउंड को कितना प्योरीफाई करना है, क्योंकि उनमें सब रिएक्शंस ऑलरेडी होके रखी हैं कि इस पर रिसर्च हुई है कि इसको इतना करना है, इसको इतना करना है, तो हम लोग उसी को चुपचाप फॉलो कर लेते हैं। अब इम्प्योरिटीज फाउंड इन मेडिसिनल प्रिपरेशन, कौन कौन सी हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, किस टाइप की होती है जो मेडिसिनल प्रिपरेशन में मिल जाती है हमें? पहला है एक्टिविटी डिप्रेसिंग इम्प्योरिटी, वो एक्टिविटी जो हमारी क्या करती है? इम्प्योरिटी को डिप्रेस कर देती हैं। क्या होती है बाद में बात करेंगे। ड्यू टू कलरिंग एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंस, कुछ हमारी सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कलरिंग और फ्लेवरिंग के लिए डाले जाते हैं पर उससे इम्प्योरिटी आ जाती है उछल के। थर्ड हमारा ह्यूमिडिटी, नमी के कारण क्या होता है? हमारा जो इम्प्योरिटी है वो आ जाती है। डिक्रीज शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ डिक्रीज हो जाती है यार। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अब हमारे वो सोर्स जिसकी वजह से इम्प्योरिटी आ जाती है। तो तीन तरह के हमारे ऐसे इम्प्योरिटी के सोर्स होते हैं। पहला हमारा रॉ मटेरियल, जो हम लोग कच्चा माल यूज़ करते हैं, हमारे जो केमिकल यूज़ करते हैं उसकी बात है यहाँ पे। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सॉल्वेंट क्या क्या है हमारे, वेसल्स कैसी हैं हमारी, एटमॉस्फेयर कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है, कहीं जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। इंस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा स्टेबल है कि नहीं, केमिकल स्टेबल है, फिजिकली स्टेबल है कि नहीं, सारी प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो केमिकल में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। ये सब हमारा इम्प्योरिटी के सोर्स होते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर टर्निंग से बनता है उसको हम लोग आयरन बोलते हैं। ठीक है, ये एक अलग एग्जाम्पल था। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर के बारे में। तो इसमें सबसे पहला होता है रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो रिएजेंट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होते हैं। जैसे हमारा एक है कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स सॉल्युबल एल्कलाई एज इम्प्योरिटी। ठीक है, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये जब आगे आप जाएंगे तो बहुत बार देखेंगे जो टैबलेट्स वगैरह हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा। ठीक है, जो ज़्यादातर हमारे टैबलेट्स होते हैं उसमें CaCO3 डाल दिया जाता है, और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में भी आपको इसका यूज़ दिखेगा क्योंकि सही बताएं सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी हमारा सॉल्युबल एल्कली होती है जो हमारा इम्प्योरिटी का काम कर देती है। ठीक है, तो दिक्कत कर देता है कभी कभी। अब एनायन लाइक क्लोराइड एंड सल्फेट, कुछ एनायन जैसे हमारे क्लोराइड हो गए, सल्फेट हो गए, ये भी हमारे कुछ कॉमन इम्प्योरिटी के सोर्स हो जाते हैं, पर हाँ ये भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि टैप वाटर से लिए जाते हैं। टैप वाटर में एनायन, सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है।
थर्ड हमारे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा मेन, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को लिया जाता है। कभी भी किसी प्रिपरेशन के साथ डाल देंगे चल जाता है। ज़्यादातर में सॉल्वेंट हमारा वाटर ही लिया जाता है। फर्स्ट टैप वाटर। टैप वाटर क्या होता है? टैप वाटर हमारा सबसे सस्ता वाटर होता है, उठा के कहीं से भी ले आते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कार्बोनेट और सोडियम जैसे हमारे कुछ कुछ बहुत सारे हमारे जो आयंस होते हैं प्रेजेंट होते हैं इसमें बहुत छोटे अमाउंट में। ठीक है, जो हमारा टैप वाटर होता है उसको हम लोग बहुत बड़े लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं। पर एक सिंपल सी बात है, जब लार्ज हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो जब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कंटामिनेशन भी तो आएगा। अब भाई किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है उसके फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे और नुकसान भी ज़्यादा ही होंगे। सेकेंड हमारा डीमिनरलाइज वाटर। ये हमारा एक ऐसा वाटर होता है जिसमें आयंस नहीं होते हैं। हाँ, आयंस नहीं होते इसका मतलब कुछ नहीं होगा, पायरोजन जरूर होगा। डिस्टिल्ड वाटर, ये हमारा राजा इंसान होता है। ये हमारा बिल्कुल प्योर वाटर जो होता है वो होता है। फोर्थ हमारा सॉफ्टेंड वाटर। ये हमारा कैटायंस नहीं होते हैं इसमें। अब हमारी रिएक्शन वेसल्स क्या होती हैं? रिएक्शन वेसल्स हमारी वो वेसल्स होती हैं जिनको हम लोग रिएक्शन के दौरान यूज करते हैं, हमारा सॉल्वेंट रखने में, सॉल्यूट डालने में, सारी रिएक्शंस करने में वेसल्स का ही काम होता है। अब कॉपर, आयरन, गैलियम आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, निकल और कुछ सॉल्वेंट्स हमारे जैसे जो प्रोसेस में यूज होते हैं, हमारे वेसल से पड़े होते हैं जो, ये सब हमारे क्या करते हैं, इनमें कोरोजन हो गया, जंग वंग लग गया या कोई भी इंप्योरिटी आ गई मेटल्स में, तो क्या करते हैं, कंटामिनेशन का सोर्स हो जाते हैं। ये नॉर्मल से कोई भी कंटामिनेशन करेंगे हमारे प्रोडक्ट को खराब कर देंगे। अब एक है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब क्या करते हैं, जो हमारी रिएक्शंस हो रही हैं, मानिए हमारा वाटर बन रहा है H2 और O से, ठीक है, तो क्या होगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना कोई हमारा, मान लीजिए आप, जस्ट एग्जांपल था, ऐसा होता नहीं है पर एक मतलब इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, वैसे नॉर्मली होता है। तो क्या हमारी नीचे रिएक्शन है, इसमें एक 5Ki वाला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, तो मानिए क्या हुआ, इसने ही हमारा इंप्योरिटी प्रोड्यूस कर दी कोई। जब बीच में प्रोडक्ट ने ही इंप्योरिटी प्रोड्यूस कर दी तो जो फाइनल बनेगा उसमें सिंपल सी बात है, इंप्योरिटी होगी ही होगी। वही एग्जांपल नीचे भी था। अब हमारा लास्ट है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। सब कुछ हो रहा है, वेसल्स भी देख ली, केमिकल भी देख लिया, इंसान भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब एटमॉस्फेयर भी देखना पड़ेगा ना कि माहौल कैसा है कुछ बनाते टाइम। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कोई डस्ट रह गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रह गया, कोई सिलिका रह गया, कोई हमारी फालतू गैस रह गई, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो ये सब क्या करती है, जो प्रोडक्ट होता है ना उसको कंटामिनेट कर देती है, उसमें गंदगी फैला देती है कुछ। अब हमारे मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड कुछ कुछ ऐसे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कंटामिनेट होने के बहुत सारे चांस हो जाते हैं, वो भी हमारी मशीन से। जैसे हमारी फ्रॉम सीव्स, छलनी जो होती है हमारी, ग्रेनुलेशन, कोई भी टैबलेट या कैप्सूल बनाने के पहले जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको ग्रेनुलेशन बोलते हैं, ठीक है। सीव्स में, ग्रेनुलेटिंग में, टैबलेट बनाने में, फिलिंग मशीन्स को बनाने में, इन सब से आ जाता है। फ्रॉम डर्टी और इम्प्रॉपर मेंटेन इक्विपमेंट, जो हमारा इक्विपमेंट है, मानिए कोई टैबलेट बनाने की मशीन है और उसको हम लोगों ने साफ नहीं किया, बहुत गंदी है, सिंपल सी बात है, डर्ट इतनी होगी ना उसमें कि हमारी जो इम्प्योरिटी वो अपने आप आ जाएगी। फ्रॉम क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है उसका क्रॉस कंटामिनेशन हो गया, कंटामिनेशन बाय माइक्रोब। प्रोडक्ट इंटरनेट फॉर पेरेंटल एलिमिनेशन। देखिए माइक्रोब क्या होता है पहले वो बता दें। माइक्रोब हमारा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी प्रिपरेशन में आ गया और खास करके पेरेंटल या ऑप्थेल्मिक में आ गया तो हमारा बहुत दिक्कत दे जाता है। जो हमारा पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक होता है, पेरेंटल मतलब डायरेक्ट ब्लड में जाएगा और ऑप्थेल्मिक हमारा आंखों वाला, तो जब इनमें से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है तो क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको बिल्कुल ख़राब कर देता है, क्योंकि डायरेक्ट बॉडी के अंदर जाता है, इसलिए कोई कंटामिनेशन का वो रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल 100% हमारा प्योर होना ही चाहिए। एक बार टैबलेट वगैरह में चल जाता है पर इन सब में नहीं चलता है, ठीक है। तो जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो पेरेंटल एलिमिनेशन और ऑप्थेल्मिक के लिए चाहिए होते हैं, उनमें कंटामिनेशन नहीं चाहिए होता है, एटमॉस्फेयर से भी नहीं। उनकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग होती है ताकि उनको एक एडिक्वेट कंट्रोल दे सकें कंटामिनेशन से। माइक्रोबियल कंटामिनेशन कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग सुटेबल एंटी माइक्रोबियल एजेंट। जो हमारी माइक्रोबियल कंटामिनेशन है उसको हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट या एंटी फंगल एजेंट से रोक सकते हैं। अब इंस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, अब केमिकल इंस्टेबिलिटी, अगर कोई प्रोडक्ट हमारा केमिकली इंस्टेबल हो गया तो क्या करेगा, खराब हो जाएगा, इम्प्योरिटी आ जाएगी उसमें। इम्प्योरिटी कैन ऑल्सो अराइज ड्यू टू स्टोरेज, स्टोरेज करेंगे हम लोग और स्टोरेज कंडीशन हमारी इनएडिक्वेट हुई, मतलब जैसी चाहिए वैसी नहीं हुई, ठंडे में गर्म हो गया, गर्म में ठंडा हो गया, तो क्या करेगा, डिकम्पोज होगा, खराब होगा, जिसकी वजह से क्या होगा,
जो उसके हल्के ट्रेस होंगे एसिड एल्कली के या किसी भी इम्प्योरिटी के, उसमें ऑक्सीडेशन होगा, डीऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजनेशन, ये सब प्रोसेस होंगी और हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, इट कैन बी मिनिमाइज और अवॉइडेड बाय यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर एंड कंडीशन। इसको हम लोग कम कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं अगर हम लोग प्रोडक्ट को बिल्कुल अच्छा प्रोसीजर और कंडीशन दें। फोटो सेंसिटिव प्रेजेंस, फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो लाइट पड़ने से खराब हो जाते हैं। इनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनको स्टोर करेंगे जब हम लोग डार्क ग्लास में या बिल्कुल एम्बर कलर ग्लास, मतलब बिल्कुल आते हैं पीले कलर के ग्लास, उसमें हम लोग स्टोर करते हैं तो क्या होता है, लाइट नहीं पड़ती और तो खराब नहीं होते हैं। अब हमारे होते हैं चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल तो खराब हो गए ना, अब फिजिकली भी खराब हो सकते हैं। वो कैसे होंगे, कोई हमारा क्रिस्टल का साइज है, शेप है, उससे सेडिमेंटेशन हो रहा है उससे, ठीक है। कोई हमारा सब्सटेंस है उसमें केक फॉर्म हो गया, उससे हो जाएगा। पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया कैसा हो रहा है हमारा, इन सब से हो जाता है। एग्जाम्पल, अंडर डोसेज एंड लेटर ओवर डोसेज, हम लोगों ने या बहुत कम यूज़ किया ड्रग को या ज़्यादा ही कर लिया कुछ इमल्शन सस्पेंशन में, तो हो जाता है। अब रिएक्शन विद कंटेनर मेटल, क्या होता है, जो उसमें सब्सटेंस पड़ा है, जो हमारा ड्रग पड़ा है, वो ऐसा ना हो कि हमारा मटेरियल से क्या करे, रिएक्ट कर जाए। अगर वो सब्सटेंस हमारा मटेरियल से रिएक्ट कर गया तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, जिसलिए हमारा सब्सटेंस बना था उसलिए तो काम ही नहीं किया ना, वो जाके रिएक्ट कर गया, कुछ और बन गया, तो क्या हुआ, कंटामिनेशन हो गया यहाँ पे। अब हमारा प्रोडक्ट है वो एल्कली सेंसिटिव हो गया, कोई भी सेंसिटिव हो गया, हमारा कंटामिनेट हो गया रिएक्शन होने से। अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जो हमारे एट्रोपिन सल्फेट के इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, ये हमारे ग्लास एम्प्यूल में करे जाते हैं और ये हमारे सोडा ग्लास से बने जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं।